न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं आपकी अगली की श्रृंखला। जय हिंद, वंदे मातरम। पेट की जो दूसरी क्लास आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसमें हिस्ट्री की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, आपको मिल रही होगी क्लासेज। तो आज हम लोग इसमें दूसरी क्लास होने वाली है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में इससे पहले वाली क्लास में हम लोग चर्चा की है, आज हम लोगों की दूसरी क्लास इसमें है। तो पेट एग्जाम जो आपका है इस समय है, तो वो शानदार यूपी SC पेट एग्जाम 2023 श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जीएस की शुरुआत किए हैं। जीएस सभी विषय की शुरुआत हो गई है, जीएस और जीके। अगर इसकी हम लोग बात करें का थोड़ा सा भूमिका ज़्यादा है और बाकी विषय की भूमिका है, सबकी भूमिका है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विषय की भूमिका है। सवाल बहुत ज़्यादा हाई लेवल के इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इससे पहले जो पेट का एग्जाम हुआ है, पेपर आप उठा के देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा टॉप वाला सवाल नहीं आया है, बहुत छोटे छोटे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको किसी चीज़ पता हो। लोग क्या करता है, लाइन पढ़ के आगे निकल जाता है। तो लाइन पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। लाइन आप जितना देर पढ़ रहे हो थोड़ा देर याद रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। हो सकता है जो लाइन आप पढ़ के गए हो वहां से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अगर किसी चीज़ की आप व्याख्या जान रहे हो, किसी चीज़ का अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट जान रहे हो, तो 1000% ये है कि कुछ ना कुछ तो आप उसके बारे में जान ही रहे हो। लेकिन अगर लाइन आप पढ़ के निकल रहे हो तो आप कुछ नहीं जान पाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पेट में हम लोग जो पहली श्रृंखला शुरू की है, जैसे इसमें 3 विषय आपकी शुरुआत हो गई है। एक तो हमारे द्वारा आपको इतिहास की क्लास मिल रही है, फिर जो आपको मिल रही है वो विज्ञान की क्लास मिल रही है, साइंस की सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। और तीसरी जो क्लास आपको इसमें मिल रही है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की 3 कक्षाएं जीएस में आपको मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। और रही बात और भी क्लासेज, तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाली हैं। उसके बाद जो है हिंदी की बात करें, रीजनिंग आपको रेगुलर मिलनी प्रारंभ हो गई है। तो सभी विषय की कक्षाएं आपको पूरी तरह से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद और विश्वास है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपके और कोई सुझाव होंगे तो आप उसको जरूर बताइएगा, आपके सुझाव को पहले स्थान पे रखा जाएगा। हाँ, उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत बेहतर है जो अभी हाल ही में इंटर करके आए हैं, भविष्य में और किसी चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं। एक बार वो गलती से पूरा वीडियो देख करके और अच्छे से अगर नोट्स बना लेंगे तो सीधा उनके दिमाग में जाएगा। वो किसी बड़ी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी छोटी कोचिंग में जा रहे हैं या हमारे पास ही पढ़ने आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब वो ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तो उनको बहुत कुछ तैयार हो चुका रहेगा तब तक। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करें, सिंधु सभ्यता में जो है एक क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। सिंधु सभ्यता में एक क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक क्लास हो चुका है आपका। हम लोग चर्चा किस बात की कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। इतिहास की उत्पत्ति से लेकर के और सिंधु सभ्यता तक हम लोगों ने देख लिया है। सिंधु सभ्यता की जो तिथि है 2350 से 1750 ईसा पूर्व पे हम आपको पिछले वाली क्लास में अध्ययन कर दिए हैं। कार्बन सी प्रणाली, कार्बन डेटिंग 14 प्रणाली के आधार पे ही जो है इसको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। मतलब इसी आधार पे इसको मान्यता दी गई है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है और भी विद्वानों का मानना है अलग अलग तिथि, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मानना है और कार्बन डेटिंग सी प्रणाली का जो मानना है 2350 से 1750। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रकाश में कब आई, इसकी खोज कब की गई, तो इससे पहले वाली क्लास में हम बता दिए थे 1921 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी थे। ये थे कहाँ के, तो ये भारतीय थे, भारतीय पुरातत्वविद थे। निर्देशन कौन कर रहा था उस समय, तो निर्देशनकर्ता जो थे वो सर जॉन मार्शल थे। अंग्रेजों का जमाना था भैया, वही बड़े बड़े सब अधिकारी होते थे। सर जॉन मार्शल इसके निर्देशन करता थे। और जो दयाराम साहनी थे, हमारे भारतीय पुरातत्वविद थे, इन्हीं के संरक्षण में ये प्रकाश में आई। जब ये इसकी खोज नहीं हुई थी तो जीवन जीने की जो कड़ी मानी जाती थी वो वैदिक युग से मानी जाती थी।
जैसे ही 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और उसी के बाद से जो है ये पता चल गया कि वैदिक युग में ही मानव की जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि उससे कई सौ साल पहले इस धरती पर मानव आ चुका था और वैदिक युग से कई हजार गुना अर्थात ये नगरीय सभ्यता और विकसित सभ्यता थी और वैदिक युग जो था वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी जो स्थापना हुई थी, पुरातत्व विभाग की स्थापना पुरातत्व विभाग की स्थापना पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन उस समय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना के बाद भारत में धीरे धीरे पुरातत्वों की खुदाई शुरू हो गई। तो आइए हम देखते हैं कि 1921 से क्यों हुई, कैसे हुई, कौन कौन से पुरास्थल हैं, इसके बारे में हम लोग आपको यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिंधु सभ्यता निर्माता कौन थे। तो सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता की अगर हम लोग बात करें, शॉर्टकट में आपको बता दें, यम आबलिक यम। आप कह रहे होंगे ये तो सुबह और शाम आप बता रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, यही सही है, एएम और पीएम। इस ट्रिक से हम आपको बता दें कि ए से अल्पाइन, अल्पाइन, यम से मेडिटेरियन, टेरियन, या किसी को कह सकते हैं भूमध्य सागरीय, किसी को काकेशियन भी कहते हैं। और पी से क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। यम से क्या कहेंगे, मंगोलायड, मंगोलायड। ये चार प्रजातियां थी और ये चारों जो प्रजातियां मिली हैं ये इनके शरीर के बनावट के आधार पे ही इनको निर्धारित किया गया है। इसमें से एक प्रजाति आपकी है द्रविड़, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के नाम से उस समय जानी जाती थी। ये आज भी हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। ये आज भी हमारे दक्षिण भारत में द्रविड़ के नाम से जानी जाती है। द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति के नाम से जानी जाती हैं। तो द्रविड़ प्रजाति के नाम से आज भी हमारे दक्षिण भारत में ये जानी जाती हैं। और उस टाइम सबसे ज्यादा किसकी प्रजातियां थी, तो काकेशियन या भूमध्य सागरीय। देखिए भूमध्य सागर के किनारे किनारे ये विकसित हुई थी, इसी कारण इसको भूमध्य सागरीय कहा गया। उसको काकेशियन भी कहा जाता है और उसको मेडिटेरियन, अंग्रेजी में भूमध्य सागर को मेडिटेरियन कहा जाता है, इसलिए मेडिटेरियन सी कहते हैं, तो मेडिटेरियन हो गया। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता आपकी ये हो गए। हमने इससे पहले वाली क्लास में चारों दिशाओं की अंतिम सीमा बताया था कि सबसे उत्तर में कौन सा पुरा स्थल है, मांडा। सबसे दक्षिण में कौन सा पुरा स्थल है, तो तैमाबाद। और पूर्व में कौन सा है, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और पूरा पीडीएफ बना लेंगे तो ये आपका नोट्स का काम करेगा। शानदार तरीके से आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए और इसका पीपीटी मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप स्वयं इसका पीडीएफ बना लीजिए। और पीडीएफ बनाने के बाद एक साथ आप अलग अलग टॉपिक आराम से रखे रहिए मोबाइल में, और जब आपकी इच्छा हो तो एक बार आप सही तरीके से देख लीजिए, आपके सीधा दिमाग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो अच्छे से देखा है, मन लगा के देखा है, तो इसलिए आप उसको इसे सरकाते हुए देखेंगे तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और इधर वाला जो पूरा स्थल है इसका क्या नाम है, गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये चार पुरा स्थल हैं। सबसे उत्तर में मांडा है, सबसे दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर पुरा स्थल को सिंधु सभ्यता का क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। उसको देख के अनुमान लगाया गया कि यहाँ से चारों दिशाओं में आने जाने के मार्ग इन लोगों के हुआ करते थे। पहला पुरा स्थल जो हम लोगों का मिलता है, जो सबसे पहला पुरा स्थल है, उसका नाम है हड़प्पा पुरा स्थल। हड़प्पा पुरा स्थल। देखिए हड़प्पा पुरा स्थल, हड़प्पा पुरा स्थल जैसे कुछ ही हमारे पुरा स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और बाकी सबके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में केवल पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इस स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। चलिए अब हम लोग प्रमुख पुरा स्थल के बारे में, पहला हमने आपको क्या बताया, हड़प्पा पुरा स्थल। अभी पूरा फिगर बना के आपको मैप बना के दिखा देंगे। दूसरा कौन सा है हमारा, मोहन
जोदड़ो पुरा स्थल। तीसरा कौन सा है? चान्होदड़ो पुरा स्थल। चौथा कौन सा है? लोथल पुरा स्थल। यहीं पर हम लोग कालीबंगा भी पढ़ लेते हैं, यहीं पर हम लोग राखी गढ़ी पढ़ लेते हैं, हरियाणा में है। यहीं पर हम लोग बनावली पढ़ लेते हैं, बनावली। यहीं पर हम लोग धौलावीरा पढ़ लेते हैं, धौलावीरा पुरा स्थल। इतने पुरा स्थल आपके इतने पुरा स्थल आपके जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है और इनके खोजकर्ता कौन कौन है और कहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, यही तो हमें यहाँ से जानना है। बाकी 100% इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ही मिलना है। पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं भी देखिएगा तो आप परीक्षा दे के जब आइएगा तो एक बार मिला लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एकदम कंफर्म है मिलना ही मिलना है और एकदम हूबहू आपको पॉइंट से ही मिलने वाला है। अब उसके बाद हम लोग सीधा देखते हैं, मैप बनाते हैं और मैप के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है थोड़ा सा इंडिया, आप देख रहे हैं, यह है इंडिया। अखंड भारत मेरा उस टाइम यहां तक था, यह है अखंड भारत। ठीक, अब हम इसमें बात करें कि कौन सा पुरा स्थल कहां कहां है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत के 7 राज्यों में, पाकिस्तान के 3 राज्यों में और अफगानिस्तान के 2 राज्यों में। इन 7, 3, 10, 2, 12 राज्यों मिला करके लगभग 2000 से अधिक पुरा स्थल खोजे गए, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे पुरा स्थल हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। बहुत बड़ी एग्जाम हम लोग नहीं देने जा रहे हैं, हम लोग एक पेट देने जा रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें। और ये अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ये और भी एग्जाम में काम देगा, ये नहीं केवल ये पेट में ही काम देगा, हर जगह ये काम देने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पुरा स्थल की बात करते हैं। एक पुरा स्थल यहाँ है, एक पुरा स्थल यहाँ है, इतना बड़ा है, सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन नगर। दूसरा बड़ा पुरा स्थल आपका ये एक यहाँ है। ये तीनों आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में ही है, तीनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला है आपका लोथल, ये साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। कालीबंगा आपका ये है, यहाँ नाम लिख दे रहे हैं। राखी गढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, कच्छ क्षेत्र में है। कुछ और पुरा स्थल हमने आपको बताया है, एक महाराष्ट्र में है जिसको हम लोग कहते हैं जैमाबाद, को पढ़ लिए हैं। एक उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया है आलमगीरपुर है। एक जम्मू कश्मीर में हमने सबसे उत्तरी पुरा स्थल बताया है मांडा। एक बलूचिस्तान में हमने आपको बताया है उत्कागेंडोर। आइए हम लोग इनका नाम लिख लेते हैं। ये वाला पुरा स्थल जो है इसका नाम है हड़प्पा, इसका नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका नाम है चान्होदड़ो, चान्होदड़ो। इसका नाम है लोथल, ये है धौलावीरा। अभी एक एक चीज आपको बता रहे हैं। ये है कालीबंगा, कालीबंगा अक्सर पूछ लेता है किस राज्य में है। ये है बनावली, बनावली। ये है राखी गढ़ी, राखी। इतने पुरा स्थल हमारे हैं। मोहनजोदड़ो सॉरी हड़प्पा, हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो जो हड़प्पा पुरा स्थल है इसकी खोज, देखिए सन आपको नहीं याद करना है, केवल आपको 2 का सन याद करना है बस। एक आपको हड़प्पा का सन याद करना है 1921 में, 1930 ईस्वी में,
इसने किया दयाराम साहनी ने, शॉर्टकट में बता दिया, दयाराम साहनी ने। ठीक, इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी खोज 1922। इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी, इनको कहा जाता है राखाल दास बनर्जी। ये है कहां? स्थान लारकाना जिला, लारकाना जिला, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, इसका स्थान साहिवाल या मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला। प्रांत कौन सा है? पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब है भाई ये, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। नदी की अगर बात करें तो नदी कौन सी है? रावी नदी। रावी किसकी सहायक है? चिनाब की। रावी चिनाब की सहायक है और चिनाब सिंधु की सहायक है। और सिंधु नदी फिर ऐसे ही इधर से निकलती है और ऐसे बहते 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 आके कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में अपना मुहाना बना देती है, जिसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। तो हमारे भारत में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नदी भारत में प्रवेश करने वाली की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। पूरे भारत की दूसरी गोदावरी है और पहली जो है वो। उत्तर भारत की दूसरी कौन सी है? यमुना। और दक्षिण भारत की दूसरी कौन सी है? इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। देखिए, अब यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। पंजाब प्रांत साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो है ये खोजा गया सबसे पहला पुरास्थल, हड़प्पा पुरास्थल। हड़प्पा पुरास्थल की खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है वो क्या मिली है? तो वो अन्नागार मिली है, सबसे महत्वपूर्ण। अन्नागार क्या होता है? अनाज रखने का गोदाम। अन्नागार, अनाज रखने का भंडारण, अन्न कोठार। गाँव में जैसे डेहरी वहरी बनती है, भाई शहर में देखिए बड़ा सा जैसे आलू स्टोर वाला गोदाम है, बड़ा बड़ा गोदाम है। इसी प्रकार से ये, जैसे आज वर्तमान में FCI गोदाम है, उसी प्रकार से ये यहाँ पर मिला था। तो पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की अगर हम बात करें तो कौन सी इमारत है? नगार, जो आपकी कहां से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। तो हड़प्पा की जो प्रमुख चीज है वो अन्नागार है, सबसे इंपॉर्टेंट नागार, सबसे बड़ी इमारत, सबसे पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा हमारा खोजा गया पुरास्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा, का शहर आदि नामों से इसको जाना जाता है। यहाँ पे ऐसे तरुप पर मनेक ऊपर मनई टेला, मनेक ऊपर मनई टेला। और ये पूरी तरह से इसके पतन का मुख्य कारण, पूरे सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जो है वो बाढ़ का आना ही है। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। वहां से बालू की 7 परत पाई जाती है और उससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ का आना है। और यहीं से 21 नरकंकाल पाए गए, 21 नरकंकाल पाए गए। देखिए, ज्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच, जो फाउंडेशन बैच है उसको आप देखिए, वो भी निःशुल्क है प्लेलिस्ट में, वहां से आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। लेकिन ये वाली जो क्लास है हम लोग स्पेशल पेट और बेसिक एग्जाम के लिए लेकर के आए हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहां से सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या मिली है? यहां से तो अन्नागार हो गया, यहां से क्या मिला? यहां से स्नानागार मिला है। तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी, चारों तरफ जो है उसके छोटे छोटे कमरे बने थे। स्कूल कॉलेज का प्रमाण मिला है, यहीं से सभा भवन का प्रमाण मिला है, पुरोहित आवास का प्रमाण मिला है,
3 मंजिला भवन का प्रमाण मिला है। यहाँ से भी छोटे अन्नागार और अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। कुआं का प्रमाण मिला है, लेकिन कुआं का प्रमाण हड़प्पा से नहीं मिला है। और मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी तमाम प्रकार की नर्तकियां मिली हैं। हेयरपिन मिला है, कलेचर कलेचर जो महिलाएं पीछे बाल में लगाती हैं, नथुनी झुमकी का प्रमाण सब यहीं से मिला है। कच्चा धागा का प्रमाण आपका यहीं से मिला है मोहनजोदड़ो से। पुजारी के सिर की बात करें तो वो भी सब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृत से ही मिला है। स्टुअर्ट पिगट हमारे एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की जुड़वा राजधानी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी पुरास्थल पाए गए लगभग 2000 से ज्यादा, उसमें सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ और सबसे विकसित अगर बात करें तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। यहां से हम बात कर सकते हैं एक स्नानागार का प्रमाण, यहाँ पे लिख दे स्नानागार का प्रमाण। अब हम आ जाते हैं चान्होदड़ो से। चान्होदड़ो की अगर हम लोग बात करें, ये भी सिंधु नदी के ही तट पर है। ये प्रकाश में कब आया? 1931 में। कब होती है? 1931 में, 1931 में। यहां से क्या मिला है? यहां से पूरा फेशियल किट मिला है, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, शीशा, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, इत्र, फलाना धमाका, जितना पूरा फेशियल किट होता है सब भैया यहाँ से मिला। यहाँ से एक लाइन में लिख सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं या फेशियल किट, फेशियल किट याद हो जाएगा, यहाँ से फेशियल किट मिला। अब हम आ जाते हैं लोथलपुरा स्थल। लोथलपुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो लोथलपुरा स्थल शाब्दिक तो रहा है। लोथलपुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या नाम है उसका? साबरमती और भोगवा, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर ये स्थित है। और इस पूरा स्थल से एक बंदरगाह का प्रमाण मिला है, डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है, पत्तन नगर का प्रमाण मिला है, गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। तब का मतलब यह है कि जहाज के चलचित्र का प्रमाण यहां से मिला है। लोथलपुरा स्थल जो है कहां? तो लोथलपुरा स्थल गुजरात के किस जिले में है? ये अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में। नदी कौन सी है? भोगवा, भोगवा प्लस साबरमती, भोगवा और साबरमती ये संगम पर स्थित है। यहाँ का सबसे प्रमुख साक्ष्य किस चीज का मिला है? बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह का प्रमाण। जहाज के चलचित्र मिले हैं, पूछा गया पेट में, जहाज का चलचित्र, जहाज के चलचित्र का प्रमाण मिला है। सबसे ज्यादा यहीं से पक्की ईंट का प्रमाण, पक्की ईंट का प्रमाण काहे मिला है? भैया वो जहाजिया जब आएगी तो पता चला अगर ईंट नहीं बिछी रहेगी तो ससुरा देखिए बज 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 करके उसी में भचाक से धंस जाएगी। तो इसीलिए जो है सबसे ज्यादा पक्की ईंट का प्रमाण मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, दिशा मापक यंत्र मिला है। इसलिए समुद्र में ये लोग व्यापार करने जाते थे, वहां जाने नहीं पाएंगे, हमें उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, पूर्व पश्चिम जाना है। यहाँ से युग्मित समाधियां मिली हैं, युग्मित मतलब जोड़ा। और एक चीज और मिला है, एक कब्र मानव की मिली है जिसमें मनुष्य के साथ बकरे के कंकाल को दफनाया गया है। अब उस समय की मान्यता अपना रही होगी कि क्या इनका मामला था, कैसे जो है क्यों ये दफनाते थे। तो बकरे के कंकाल को दफनाया गया या बकरे को सिर को दफनाया गया मनुष्य के साथ, इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो लोथलपुरा स्थल। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बंदरगाह का। इसके जो खोजकर्ता थे एस.आर. राव थे, इसके जो खोजकर्ता थे एस.आर. राव। थोड़ा सा इसको सन वगैरह यहाँ से कोई मतलब नहीं है। खोजकर्ता एस.आर. राव का पूरा नाम क्या था? शिकारी रंगनाथ राव, शिकारी रंगनाथ राव। इनका पूरा नाम क्या था? शिकारी रंगनाथ राव। अगला हमारा पूरा स्थल आता है धौला। धौला का अर्थ होता है सफेद, बीरा का अर्थ होता है कुआं। धौला का अर्थ होता है सफेद और बीरा का अर्थ होता है कुआं। तो धौला बीरा जो पूरा स्थल है, यहाँ से एक कुएं का प्रमाण मिला है। और कुएं की जो किनारे किनारे की दीवारें थी वो सफेद रंग से रंगी गई थी, पेंट की गई थी। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से 10 अक्षरों की, तो 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण मिला है। ये किस चीज को बतलाता है? ये बतलाता है कि सैंधववासी, सिंधुवासी,
हड़प्पावासी पढ़े लिखे भी थे, लेकिन ये लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं, ये दाएं से बाएं लिखी गई थी। हलावर्त शैली कहा जाता है, सर्पिलाकार शैली कहा जाता है, गौमूत्रिका शैली कहा जाता है, और इसको जो है बुस्टोफेरन शैली के नाम से जाना जाता था, जो दाएं से बाएं लिखी गई है। वाडेल महोदय ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन भाई साहब सफल नहीं हो पाए। अब ये किस लिपि में लिखी गई, आज तक इसका प्रमाण नहीं मिल पाया है। हाँ, इन लिपियों में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के किस अक्षर का प्रयोग किया गया, तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का, सबसे ज्यादा किस अक्षर का प्रयोग किया गया, अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग किया गया, ये पता चलता है। बाकी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, चित्राक्षर और भावात्मक होती थी, मतलब कि चित्रों को देख करके व्यक्तियों के मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप जा रहे होते हैं तो रोड पे आपको दिख जाता है ऐसे बना हुआ सिंबल, ऐसे सिंबल, अब आपके दिमाग में आ जाता है, लिखा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हो, ओहो आगे रेलवे क्रॉसिंग है, तुरंत आप फटाक से ब्रेक लेते हो, फटाक से डाउन हो जाते हो, नहीं पता लगे लंबा लंबा है, थूथू तूड़िए बंद बंद रहे। आगे और जाते हो तो थोड़ा सा अवरोधक आपको दिखता, ब्रेकर जिसको कहते है ना। अब पता चला इसको कुदा दिए और पीछे भैया बैठाए हो छटका को मरे, अधई के उलट दिए, गाम हो गया खत्म। अवरोधक लिखा कुछ नहीं है ना, लेकिन इसको देख करके और आपके मन में भाव उत्पन्न हो जा रहा है। तो धौलावीरा जो पूरा स्थल है, ये गुजरात के कहाँ स्थित है, गुजरात के, कलर बदल दिया जाए, ये है गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। नदी कौन सी है, नदी दो नदी है, मनहर, एक मनसर नदी है, मनसर नदी है। की विशेषता क्या है, 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण मिला है, मिला है। यह एक मात्र नगर है धौलावीरा, यह एक मात्र नगर है धौलावीरा जिसके नगरों का विभाजन ये मनहर नदी और मनसर नदी है। ये देखिए, ये मनहर और मनसर नदी है, इसके नगरों का विभाजन कितने भागों में किया गया, 3 भागों में किया गया। अवम नगर, मध्य नगर, और एक सबसे दक्षिण में दुर्गया टीला हुआ करता था। सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला था, इसको क्या कहते थे, तो अवम नगर कहते थे, सबसे वीआईपी होता। अवम क्या कहते थे, मध्य नगर को दुर्ग या किला कहते थे। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि भैया 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा, ये देखिए 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से। यह एकमात्र नगर है जिसके नगरों का विभाजन कितने भागों में किया गया, 3 भागों में इसके नगरों का विभाजन किया गया है। और यहां से सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, मतलब यह एक मात्र पूरा स्थल है जहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिला है। और इसके नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया और 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से इसको घेरा गया था। ये 2 नदियों के मध्य 2 आब क्षेत्र में विकसित सभ्यता थी। और देखा जाए तो पत्थर की टंकी है, 10 अक्षरों की सभी प्रमाण आपका धौलावीरा से ही मिला है। और लोथल की अगर हम लोग बात करें तो ये तो आपका धौलावीरा पूरा स्थल है, धौलावीरा पूरा स्थल, ये आपका धौलावीरा RS के खोजकर्ता और लीजिए प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे। लोथल की अगर हम लोग बात करें, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर नदी का मुहाना है, ये नदी है साबरमती, ये नदी है भोगवा, ये साबरमती नदी है,
साबरमती नदी, ये वाली जो है ये भोगवा नदी है, भोगवा नदी। इसी साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर ही स्थल ये है। यहां से जहाज के चलचित्र का जहाज, जहाज किसकी थी? पानी। यह है बंदरगाह, पूरा बंदरगाह का, यहीं से बाहर जाने का मार्ग था, बाहर जाने का, बाहर जाने का मार्ग। तो इस प्रकार से का चित्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो धौलावीरा पूरा स्थल हम लोगों का है, ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। मनहार और मनसर दो बरसाती नदियों के बीच 10 अक्षरों की नदी का प्रमाण, उन्नत जल प्रबंधन प्रमाण मिला है। इसके नगरों का विभाजन 3 भाग। अगला हमारा आ जाता है कालीबंगा। चलिए कालीबंगा पुरा स्थल के बारे में देखते हैं। आगे लिख लेते हैं कालीबंगा पुरा स्थल। यहां से हम लोग देखते हैं कालीबंगा का स्थल, कालीबंगा पुरा स्थल। कालीबंगा पुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें, इसके नगरों, ये जो स्थान है, स्थान ये है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ या गंगा नगर जिला, हनुमानगढ़ या गंगानगर जिला। राज्य कौन सा है? राज्य जो है कौन सा है? राजस्थान है, भारत। काले रंग का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, लो भैया, का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है कालीबंगा पुरा स्थल, हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला, राजस्थान, भारत। कौन सी नदी है? सरस्वती या घग्गर, जो सतलज की सहायक हुआ करती थी कभी, लेकिन आज वर्तमान समय में वो लुप्तिंग एंड धसिंग मतलब गायब हो गई है। भारतीयों की अंग्रेजी है भैया। नदी जो है ये नदी घग्गर या सरस्वती नदी, ठीक, जिसको गुजरात राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता था। इसी की वजह से ही यहाँ से विकास हुआ था। और दूसरी चीज यहाँ से क्या मिला है? एक तो ये पूछा जाता है कालीबंगा पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है, सीधे कोई क्वेश्चन, राजस्थान में। इसकी विशेषता और क्या है? काले रंग की चूड़ियों का प्रमाण यहाँ से मिला है सबसे ज्यादा मात्रा में, और ये चूड़ियां मिट्टी की चूड़ियां टूटी, कोई चूड़ी पूरी नहीं मिली है। अब इसको देख के अनुमान लगा कि पता नहीं ये लोग पहनते थे, टूट जाती थी, इकट्ठा रखते थे, या बनाने में बार बार प्रयोग किए, सफल नहीं हुए, क्या थी इसका प्रमाण नहीं है। हाँ, उस पर काले रंग का पेंट लगा था, सारी चूड़ियां टूटी फूटी थी, बड़े बड़े उसके। कालीबंगा से जुते हुए खेत का, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसको बतलाता है? ये बतलाता है कि सैंधोवासी कहीं ना कृषि कार्य भी करते थे। कृषि कार्य करते थे। एक तरफ एक लाइन में चना के बोए जाने का प्रमाण है और दूसरे में सरसों बोए जाने का। कहने का मतलब यह है कि यहां से जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत का, जुते हुए खेत का प्रमाण, ऐसे ऐसे जुताई हुई थी, नाली ऐसे ऐसे बनी थी, एक तरफ चना बोया गया था और एक तरफ सरसों बोया गया था। यहां से भी युग्मित समाधियां मिली हैं। युग्मित समाधियां 2 जगह से मिली है, लोथल और कालीबंगा। युग्मित मतलब पति पत्नी को साथ में दफन किया। युग्मित समाधि, युग्मित समाधि का प्रमाण 2 जगह से मिला है, लोथल से मिला है, एक काली से मिला है। एक अगला पूरा स्थल आपका कौन सा है? के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। लोथल आपका हो गया, धौलावीरा आपका हो गया, कालीबंगा हो गया,
बनावली और राखी गढ़ी, दो और आते हैं, बनावली और राखी, बनावली और राखी गढ़ी। अगला जो नाम आता है बनावली का आता है, बनावली पुरा, बनावलीपुरा स्थल। ये जो बनावलीपुरा स्थल है ये हरियाणा के सार जिले में है। सार, इसकी विशेषता क्या है? मिट्टी का बना हल का प्रमाण मिला है, मिट्टी का बना हल का, मिट्टी का बना हल का प्रमाण मिला है, मिट्टी का बना हल का प्रमाण। पूरे सिंधु सभ्यता में वह कौन सा पुरा स्थल है जहां से जल निकासी का अभाव देखा गया? मतलब सूरज यक्को लहरा अगर पानी बरस गया तो लो भैया यहां तक पानी भर जाता था। तो जल निकासी का अभाव देखा गया, वह कौन सा पुरा स्थल है? तो यहां से जल निकासी का अभाव पाया गया, अभाव पाया गया। यहां से जल निकासी का अभाव पाया गया। और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण धौला। राखी गढ़ी की क्या विषय? सिंध जिले में है, यह भी हरियाणा में ही स्थित है। और देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। राखी गढ़ी पुरा स्थल, राखी गढ़ी पुरा स्थल यो भैया हरियाणा में स्थित है, हरियाणा सिंध जिला, सिंध। ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा पुरा, भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल। भारत का दूसरा बड़ा पुरा स्थल, भारत का दूसरा बड़ा पुरा स्थल धौलावीरा, धौलावीरा। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है? अगर राखी गढ़ी विकल्प में नहीं है तो आपका धौलावीरा वहां सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया जो महत्वपूर्ण हमारे पुरा स्थल से। तो सबसे पहले हम पहले पेज पर चलते हैं फटाक से। देखिए यहां से हम लोगों ने देखा सिंधु सभ्यता की ये दूसरी क्लास थी। इससे पहले वाली क्लास में हम ज्यादातर चीजें आपको बता दिए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा पेज ये आता है, ये पूरा हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, बनावली, धौलावीरा। सबसे छोटा पुरा स्थल जो है वो अल्लाहदीनो है। एक चीज यहाँ पर एक पॉइंट है, सबसे छोटा पुरा स्थल पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा पुरा स्थल अल्लाहदीनो है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अल्लाहदीनो है। ठीक। सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा? सबसे बड़ा प्राचीन नगर कौन सा है? मोहन। दूसरा बड़ा कौन सा है? सेकंड वाला तो हड़प्पा। राखी गढ़ी भारत का पहला, भारत का फर्स्ट। और धौलावीरा भारत का सेकंड। कौन कौन पुरा स्थल है इस मैप के माध्यम से हमने आपको अच्छी। बनावली से हमने आपको बताया मिट्टी का बना हल मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, बना हल। अब इससे एकदम क्लियर वो हो गया कि इसका मतलब कालीबंगा से जो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है उसकी जुताई किससे होती थी? बैलों से होती। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। उसके बाद अगला ये देखिए हमने यहां पर किसका चित्र बनाया है? तो धौलावीरा का। इधर हमने किसका बनाया है? लोथलपुरा लोथलपुरा स्थल। ये लोथलपुरा स्थल का पूरा चित्र हमने बता दिया है।
ठीक, अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी बना दे रहे हैं। अब देखिए, ये कालीबंगा की हमने विशेषता बता दी, इधर बनावली की विशेषता बता दी, इधर राखीगढ़ी की विशेषता बता दी। अब हम आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का चित्र बता, एक तो हड़प्पा, हड़प्पा पूरा स्थल, इधर आपका आ जाता है पूरा मोहनजोदड़ो का स्थल। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो तमाम प्रकार के पुरा स्थलों की खोज हुई थी, ये क्यों हुई थी? देखिए, लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा था। 1921 की बात है। अरे ऐसे तो देखा जाए 1853 में ही रेलवे लाइन का विकास हो गया था मुंबई और थाने के मध्य, लेकिन यहां पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। ये है कराची और ये है लाहौर। लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा, और इसका ठेका जो लिए थे वो दो अंग्रेज और दोनों सगे भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम बंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम बंटन इसका ठेका लिए थे बनवाने के लिए। उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। वह कौन से ऐसे पुरातात्विक थे जो सिंधु सभ्यता के महत्व को नहीं, भैया अलेक्जेंडर कनिंघम थे। वो भाई साहब कुछ नहीं समझ पाए। हाँ, सबसे पहले उन्होंने जो है चित्र, तब एक चित्र कह सकते हैं, कुछ ऐसी कर ली थी सिंधु सभ्यता के चित्र, मतलब हाँ सिंधु सभ्यता कोई खुदाई उदाई उनके द्वारा नहीं हुई थी, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है। और सर जॉन मार्शल उसके मुखिया थे। दोनों भाई जॉन ब्रंटन और विलियम बंटन पहुंचे उनके पास कि मुझे कुछ रोड़ों की जरूरत है। तो भाई तमाम इनके यहाँ भीट बड़े बड़े थे ही कहते हैं, इन जाइए उसमें से खोद लीजिए। तो उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को भेज दिया कि आप जाइए और आप खुदवा दीजिए। हमारे भारत के दो ऐसे पुरातात्विक हैं जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। कौन? दो भारतीय हैं, एक का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरे का नाम है RD जी, मतलब दास बनर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन से पुरातात्विक ऐसे हैं जो भारतीय थे? कौन कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी और RD बनर्जी, राखालदास बनर्जी। इस प्रकार से खुदाई शुरू हुई धीरे धीरे करके, और उसके बाद जो है फिर अब क्या होता है कि ये आती है रावी नदी। ये रावी नदी है। ये नदी कौन सी है? रावी नदी है। रावी किसकी सहायक बनती है? चिनाब की। चिनाब है। चिनाब किसकी सहायक है? सिंधु की। ये सिंधु नदी है और ये चिनाब नदी है। और ये रावी नदी है। ये है रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी यहीं पर ही बड़ा सा अन्नागार का प्रमाण मिला है। बड़ा सा गोदाम, यह अन्नागार, इधर से बंद था, ये इधर से प्रवेश था। अन्ना सबसे बड़ी इमारत पूरे सिंधु सभ्यता की, बड़ी सबसे बड़ी इमारत नगर या अन्न कोठा। यहां पर नगरीय व्यवस्था थी, यहां पर लोग रहते थे। नगर, नगर के ठीक दक्षिण में कब्र मिली है। कब्र का जो आकार है यच एवं R37, यच और R37, इनका नाम दिया गया। यहीं पर ही श्रमिक आवास था। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास था। ठीक, कुछ इस प्रकार से जो है इसका चित्र था। आइए मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। ये बड़ा सा मोहनजोदड़ो था। ये नदी है, ये नदी है। नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर हम बात करें, बीचों बीच में
स्नानागार था। उत्तर से दक्षिण में उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी थी। उत्तर से दक्षिण में इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी और ये काफी बड़े आकार में था। देख के अनुमान लगाया गया कि एक लोग स्नान करने के लिए नहीं आते थे, ढेर सारे लोग स्नान करने थे। सस्ती में पूछा गया था कि इसमें स्नानागार जो मिला है उसमें किस तरफ सीढ़ियां बनी है उतरने के लिए, तो इसमें जो उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है उत्तर से दक्षिण में मिली है। उत्तर से दक्षिण में है क्या है स्नानागार। ठीक, इसके उत्तर में दो बड़ी बड़ी इमारत बनी है, 3 मंजिला। चढ़ने के लिए इस पे यही है, किनारे से ऐसे खास बरामदा है, छोटे छोटे। इस तरफ भी कुछ ऐसे ही है, सब धर्मशाला टाइप में कि आप आराम से आइए, अपना कपड़ा बदलिए, शांति से एक एक कमरा है। ठीक, ये पानी निकलने के लिए नदी में ये गंदा नाला है, वहां से ये पानी भरा जाता था। ये गंदा नाला है, गंदा नाला है। इधर जो है पुरोहित आवास, कथा वथा सुनना रहता था। पुरोहित आवास कलर दिख रहा है कि नहीं? चलिए, पुरोहित आवास दिख रहा है। पुरोहित आवास का प्रमाण यहीं से ही सभा भवन मिला है। सभा भवन में 18 स्तंभ लगे थे, मतलब ये छोटा मोटा नहीं था, और ये सारे स्तंभ जो लगे थे ये आयताकार में लगे थे। यहीं से स्कूल कॉलेज का प्रमाण, डिग्री कॉलेज का प्रमाण, यह तमाम कमरा बना है इसे। ये प्रवेश द्वार था, तो हम कह सकते हैं स्कूल या कॉलेज। अरे भाई, पढ़े लिखे का प्रमाण मिला ही, हमने आपको बताया है धौलावीरा से, पढ़े लिखे का प्रमाण यहाँ से मिला है। छोटा छोटा अन्नागार का भी प्रमाण, अन्ना यहाँ से उतना बड़ा नहीं मिला है जितना बड़ा ये था, छोटा छोटा मिला है। यहाँ से सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है स्नानागार, 3 मंजिला भवन है, जिला भवन। यहीं से ही तमाम प्रकार की मुहरें मिली हैं, जिसमें पशुपति शिव को अंकित किया गया है। यहाँ से जो है सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। एक कच्चा मतलब वो क्या है, तांबे की छड़ है और उसमें कच्चा धागा है, और इसी में ही फुक्का लगाते हुए नर्तकी का भी प्रमाण है। कमर पे है, एक हाथ यहाँ, नर्तकी है, नर्तकी डांसर की मूर्ति का भी प्रमाण यहीं से मिला। हेयर पिन का प्रमाण मिला है, कलेचर जिसको कहते हैं, कर्णफूल का प्रमाण मिला है। तमाम चीजों का प्रमाण यहाँ से मिला है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, है। आज भी जाइए आपको इस को मिलेंगे। तो इस प्रकार से सैंधोवासी की जो थोड़ा सा, अब इनका रहन सहन की बात करें, रहन तो इनका वीआईपी मकान था। सड़कें और गलियां इनकी पक्की थी, नाली भी पक्की थी, पानी को निकलने की व्यवस्था अच्छी थी। बनावली एकमात्र पुरास्थल है जहां से नहीं। रोपड़ एक ऐसा पुरास्थल है, रोपड़, जहां से मनुष्य के साथ, एकमात्र पुरास्थल जहां से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, रोपड़ पंजाब में। एकमात्र पुरास्थल लोथल, जहां मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया। बाकी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मध्यकालीन पुरास्थल, पूरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक एज में, वो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता वह कौन सा नवपाषाणी का स्थल है, तब आप वहां जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम बताओगे। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से ये मिला है, लोथल, सॉरी लोथल से बताओगे तो बकरे के साथ मनुष्य, रोपड़ बताओगे तो मनुष्य के साथ। पशुओं में घोड़े कोई लोग नहीं पालते थे, घोड़ा इनका प्रिय पशु नहीं। घोड़े का साक्ष्य कहां से मिला है, सुतका गेंडों से। इसका प्रिय पशु क्या था, कुबड़ वाला बैल। पूजनीय पशु क्या था, एक श्रृंगी पशु। बाकी और पशु ये नॉर्मली हुआ करते थे। घोड़े को पालने का प्रमाण नहीं, ऊंट वगैरह के भी पालने का प्रमाण इनको। रहन सहन इनका हो गया। खान पान इनका अगर देखें, खान पान की अगर बात करें तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग भोजन करते थे।
गेहूं थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करते थे। गेहूं हो गया, चावल हो गया, सबसे महत्वपूर्ण इनके खाद्य पदार्थ थे। इनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो कृषि पर आधारित। पहला कृषि, फिर व्यापार, सॉरी पशुपालन, और उसके बाद तब व्यापार था। कौन सी फसल की जानकारी इनको नहीं थी? दाल और गन्ना। दाल और गन्ने का प्रमाण किसी भी सिंधु सभ्यता से नहीं मिला है, बाकी ज्यादातर का प्रमाण मिला। पूजा पाठ की अगर ये लोग बात करें तो पशुपति शिव को ये लोग पूजा करते थे, बाकी इस तरह से किसी भी पुरा स्थल से कहीं से भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च का प्रमाण नहीं। देवियों का ज्यादा उल्लेख मिलता है। मात्र सत्तात्मक इनकी सत्ता थी, ये पित्त सत्तात्मक नहीं थी, मात्र सत्तात्मक। आज वर्तमान में पित्त सत्तात्मक है, लेकिन राशन कार्ड माता जी के नाम से है तो मात्र सत्तात्मक, लेकिन अंदर से मात्र सत्तात्मक है, बाहर से पित्त सत्ता। उस समय अंदर से भी मात्र सत्तात्मक था और बाहर से भी मात्र सत्तात्मक। धीरे धीरे इन लोगों का विकास हुआ, इतना ज्यादा विकास हुआ, एक समय ऐसा आया कि इनका के पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ का आना। बाढ़ का आना कैसे इसका पता चलता है कि कहां बाढ़ आई थी? 7 बार बाढ़ आई थी, मोहनजोदड़ो के से इसका प्रमाण मिला है। बालू की 7 परत वहां से पाई गई, वहीं से। लिपियों की बात करें तो ये लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इनकी लिपियां धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, राजाओं की उल्लेख थोड़ा बहुत मिलता, मतलब राजशाही व्यवस्था इनके यहाँ चलती थी, मात्र आत्मक ही व्यवस्था। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे भी बता दिया, उसे भी बता दिए। तो हम उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आपको समझ में आई ही। जो चीज हमें यहाँ लिखे नहीं है उसको आप लोग आसानी से नोट्स बना करके और उसमें अच्छे से लिख लीजिए। अब 2 क्लास हमने आपको इसमें, दूसरा टॉपिक जो होगा आप सिलेबस में देख लीजिएगा, अगली वीडियो आपकी। और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप जरूर बताइएगा। हम और हमारी टीम जिस तरीके से कर रही मेहनत, हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप अपना पूरा टीम के ऊपर और हमारे ऊपर बनाए रहेंगे। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए